अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो कोविड-19 जो सीरीज़ थी हमारी वीडियोस की, तो वो उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हूँ। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने एक हाइलाइट्स बताई थी जो करंट ट्रीटमेंट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती हैं ड्रग्स के बारे में। तो उनमें एक ड्रग का मैंने नाम लिया था रेमडेसिविर। ये एंटीवायरल ड्रग है। इस पे दुनिया में बहुत ज़्यादा जगहों पे इनिशियली इन विट्रो टेस्ट हो गए और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। और जो जिलियड साइंस है, ये फर्म है यूएसए की, उन्होंने भी इन विट्रो इसके ऊपर टेस्ट किए हैं तो बड़े प्रोमाइजिंग रिजल्ट आए। उसके बाद अब क्या हुआ, तो उसके बाद इसका इन वीवो भी टेस्ट हुआ। आपको पता हो या ना हो कि जो मेडिकल के लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल से पहले इनिशियली एनिमल्स के अंदर ये स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो एनिमल्स के अंदर बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल बनाना होता है। और अब हुआ ये कि एक स्टडी कंडक्ट हुई जो रेसिस मंकीज़ के अंदर हुई, और उसमें जो सार्स को वायरस है जिसे कोविड-19 डिजीज़ होती है, वो उससे प्रॉपर वो डिजीज़ इंडक्ट की गई मंकीज़ के अंदर, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। उसमें हुआ ये कि साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ कम हुई उन के अंदर जिनको ड्रग दी गई थी। इसी तरह वायरस लोड चेक किया गया, वायरस लोड बड़ा उसके अंदर कम हुआ। तो लंग्स जो टिश्यूज़ है, लंग टिश्यूज़ की डैमेज को चेक किया गया। यानी ओवरऑल जो कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले में जो ट्रीटेड ग्रुप था उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे। तो इन विवो स्टडी एनिमल के अंदर भी हुई। तो अब जो 29 अप्रैल है उसके अंदर दो बड़े डिफरेंट किस्म के रिजल्ट दुनिया के अंदर आए। एक तो लैंसेट्स के अंदर पेपर पब्लिश हुआ। ये चाइनीज़ स्टडी थी, मतलब कोई 10 हॉस्पिटल्स के अंदर चाइना के अंदर पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की गई थी। या ऑलमोस्ट कोई 237 पेशेंट थे, और उनको कोई 12 दिन के अंदर अगर कोई ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया जिनको विद इन 12 डेज़ के अंदर कोई ना कोई सिम्टम्स उनको कोविड-19 डिजीज़ के सिम्टम्स हुए। उनके जो रिजल्ट थे वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, मतलब वो स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट थे। उसमें क्या देखा गया, एक तो टाइम टू रिकवरी देखा गया, मतलब एक प्लेसबो ग्रुप और एक वो ग्रुप जिसको ड्रग दी गई, और एक मोर्टेलिटी देखा गया। तो वो टाइम जो थी ना, वो टाइम टू रिकवरी है, और वो ग्रुप जो जिसको ड्रग दी गई थी, और वो ग्रुप जो प्लेसिबो कंट्रोल था, उनके दरमियान कोई फॉर एग्जांपल 21 डेज थी इसके अंदर जिनको ट्रीट किया गया था, और जिनको प्लेसिबो दिया गया था वो 23 दिन थे उसके। तो ये स्टैटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट, इसी तरह मोर्टेलिटी 14% थी और उनमें 13% थी प्लेसिबो में। तो ये एक ही दिन, और ये बहुत अच्छा जर्नल है जिसमें ये आर्टिकल आया। तो मतलब वो स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया और मायूस रिजल्ट था। और उसी दिन सेम एक और रिजल्ट आया यूएसए से। और आपने एक देखा होगा, बड़ा एक मशहूर डॉक्टर जो ट्रम्प के साथ खड़ा होता है, और ट्रम्प ने पीछे एक बयान भी दे दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उसने उसके सामने इनकार किया था। वो हेड करता है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ अमेरिका के अंदर, वो उसका हेड है। तो उन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल, मल्टी सेंटर्ड क्लिनिकल ट्रायल, प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवाया, और उनके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये बात उसने मीडिया पे आके भी की है, और ये उनकी वेबसाइट, नाइच की वेबसाइट्स पे भी हैं इसके रिजल्ट्स। तो उसकी क्या फाइंडिंग थी, उसकी फाइंडिंग ये थी कि उसमें टाइम टू रिकवरी जो ट्रीटेड ग्रुप्स थे उनमें 11 डेज थी, और जो प्लेसिबो कंट्रोल थे उसमें 15 डेज थी। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बनता है। और मोर्टेलिटी जो ट्रीटेड ग्रुप में 8 और प्लेसिबो कंट्रोल में 11% थी, जो उनके अकॉर्डिंग ये कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन ओवरऑल उनके अंदर देखे गए डिफरेंट जो सिम्टम्स और डिफरेंट उनकी पेशेंट की कंडीशन वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये वो इसको एक अच्छा किस्म का रिज़ल्ट वो इस चीज़ को मान रहे हैं। मतलब अब वो कोई इस तरह की होप दुनिया में प्रोड्यूस हो गई है कि इन रिज़ल्ट्स को आगे लेके जाए। अब अगला प्रोसीजर क्या होगा, तो अब अगला आपको पता ही एफडीए अप्रूवल होती है। तो एफडीए के अंदर एक शिक है जिसको कहते हैं कि मैंने इसको प्रॉपर स्टडी की है
कि इमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है, इमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन अथॉरिटी है, ठीक है। इसका एक अंडर सेक्शन 564 ऑफ फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द FDA कमिश्नर में अलाउ, यानी FDA का एक कमिश्नर है, वो अलाउ कर सकता है किसको, अनअप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट, किसी भी अनअप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट को इमरजेंसी कंडीशन की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसके क्योर के लिए वो उसको अलाउ कर सकता है। और अनअप्रूव यूज़ ऑफ अप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट, अब कुछ मेडिकल प्रोडक्ट अप्रूव होती हैं, यानी FDA अप्रूव्ड है, तो वो उनका, लेकिन फॉर एग्जांपल अब रेमडेसिविर है, उसका FDA से ये अप्रूवल आज के दिन तक नहीं है कि ये कोविड-19 के पेशेंट में यूज़ हो सकती है। तो ये जो कमीशन है, इमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन अथॉरिटी है, उसका जो कमिश्नर है या वो जो भी ये कमीशन है, इसके पास ये अथॉरिटी होती है, एक लीगल लुकूना है। तो मेरा ख्याल है करंटली ये जो डॉक्टर फूची है या ये इन लोगों ने अप्लाई किया इसको FDA को, इस शिक के तहत इनको परमिशन दी है जाए इमरजेंसी, और वो बड़े सेटिस्फाई हैं अपने इन रिजल्ट्स के बारे में। तो अल्लाह करें कम से कम वो लोग जो बड़े सीवियर कंडीशंस में, कोविड-19 के पेशेंट सीवियर कंडीशन में चले गए, उनके लिए इस ड्रग की अप्रूवल हो और कहीं ना कहीं इसकी अब लोगों की ज़िंदगी बच जाए। इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे अभी, मतलब ये अभी फिनिश कस्म का ट्रायल नहीं है, अभी इस पर और बड़ी स्टडीज़ होंगी आगे भी। लेकिन ये जो क्लिनिकल ट्रायल जो मैंने आपको बताया, इसकी बेस पे जो इमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन अथॉरिटी है ना, इसको परमिशन दे सकती है। अगर वो परमिशन दे देगी तो US के अंदर ये क्रिटिकली इल जो लोग हैं कोविड-19 के पेशेंट, उनके अंदर ये ड्रग प्रॉपर यूज़ हो सकती है। लेकिन आज के दिन तक इसकी अप्रूवल नहीं आई, और ये लेटेस्ट अपडेट थी। और उम्मीद है अल्लाह आप सब लोगों को खैर खैरियत से रखेंगे, और फिर भी इस तरह मेडिकल से रिलेटेड कोई अपडेट फर्दर आएगी तो इंशाल्लाह मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।